Hello everyone, welcome to all of you here again. So today I am here with BGC 103, Block 1, Unit 1, the Indian English novel, and this is the second part of this unit. So here we have our topics, and as we know we have already covered these two topics in our previous class. So guys, if you haven't watched these two, then click the link below in the description box. And today we will cover the third one, which is post-independence novelist. So let's see what is in it. So हम लोग यहाँ पे नोवेलिस्ट के बारे में जानेंगे जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। भवानी भट्टाचार्य। तो भवानी भट्टाचार्य कौन है? भवानी भट्टाचार्य का बर्थ 1906 में हुआ था और ये जो है इनका जो डेथ है वो 1988 में हो गया था। ये एक इंडियन राइटर है और एक बंगाली है। इनका बर्थ भागलपुर में हुआ था और भवानी भट्टाचार्य जो है इन्होंने जो है अपना जो बैचलर डिग्री है विच वी आर परसुइंग राइट नाउ वो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में से किया है और ये उस टाइम के नोवेलिस्ट हैं। इनका फर्स्ट नोवेल जो है वो है सो मेनी हंगर्स और ये पब्लिश हुआ था 1947 में। वेल इसके बाद जो है नेक्स्ट नोवेल इन्होंने डाली थी, पब्लिश की थी, विच इज म्यूजिक फॉर मोहिनी और ये पब्लिश हुई थी 1952 में। और फिर इनकी एक और नोवेल है जो कि 1952 में ही पब्लिश हुई थी, विच इज हु राइट्स अ टाइगर और ये इनकी फाइनेस्ट नोवेल मानी जाती है। भवानी भट्टाचार्य जो है इनकी जो नोवेल है ये जो है सोशल पर्पस पे होती है और इनकी काफ़ी नोवेल्स हैं जैसे कि अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, ये 1960 में पब्लिश हुई थी। फिर शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज अ ड्रीम इन हवाई, ये 1978 में पब्लिश हुई थी। सो बहुत कुछ इन्होंने, बहुत सारी नॉवेल्स इन्होंने राइट की है। सो मनोहर मालगांवकर, नेक्स्ट है मनोहर मालगांवकर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेलिस्ट है। इनका बर्थ जो है 1913 में हुआ था। वेल इनका जो डेथ है वो 2010 में हुआ था। तो ये भी एक इंडियन ऑथर हैं और इनकी जो नॉवेल्स है या स्टोरीज है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जो कि फिक्शन और नॉन फिक्शन है, दोनों में ही है। और ये जो थे एक आर्मी ऑफिसर भी थे। तो ही इज द नोवेलिस्ट हु बिलीव्स इन कंप्लीट एंटरटेनमेंट, यानी कि इनके नॉवेल्स में हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही मिलेगा, यानी कि बहुत सारा ह्यूमर होगा और बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं। वेल मैंने भी इनकी एक स्टोरी पढ़ी है विच इज़ पिंच ऑफ स्नफ, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसे पढ़ने पे लग रहा था कि अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ही लिखते थे। अमंग हिज नॉवेल्स डिस्टेंट ड्राम, तो इनका नॉवेल है, बहुत सारी नॉवेल्स इन्होंने लिखी है। तो उनमें से इनका फर्स्ट नॉवेल है डिस्टेंट ड्राम और ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1960 में। फिर अ बंदी को रन, ये पब्लिश हुई थी 1982 में और ये आर्मी सेटिंग्स है इसमें, मतलब आर्मी के बारे में स्टोरी है ये। जैसा कि मैंने बताया कि मनोहर मालगांवकर जो है एक आर्मी ऑफिसर हैं, एज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ये इस चीज़ से, आर्मी की जो लाइफ है उससे काफ़ी फैमिलियर है। वेल इनकी और भी बहुत सारी नॉवेल्स है लाइक स्पाई इन एम्बर, कॉम्बैट ऑफ शैडो, ये जो है 1962 में कॉम्बैट ऑफ शैडो पब्लिश हुई थी। और भी है कैक्टस कंट्री जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी, जहाँ पे मालगांवकर ने जो है 1971 का जो वॉर था उसे पाकिस्तानी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखाया है। किसमें? तो कैक्टस कंट्री में। सो और भी बहुत सारे नोवेलिस्ट हैं। सो लेट्स सी फर्दर। सो नेक्स्ट इज खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जो बर्थ है वो 1950 में हुआ था और इनका जो डेथ है वो 2014 में हुआ था। He was born in Hardali. Now in Pakistan, he was educated in Lahore and London. He worked as a lawyer in Lahore for several years before joining the Indian Ministry of External Affairs. He started with a journalistic career in 1951 and worked with several reputed newspapers and magazines. तो इनका बर्थ जो है हदाली में हुआ था 1915 में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर और लंदन में पूरी की।
और लाहौर में ये एज अ लॉयर जो है काम करते थे कुछ सालों तक। कब तक काम करते थे? तो जब तक उन्होंने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन नहीं किया था तब तक। इन्होंने फिर अपना जो करियर है एज अ जर्नलिस्टिक करियर के साथ स्टार्ट किया, जो कि 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया। और इन्होंने काफ़ी रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के साथ काम किया। Train to Pakistan is his best known work in fiction and brought him literary fame. तो इनका एक नोवेल है विच इज ट्रेन टू पाकिस्तान। ये काफ़ी वेल नोन वर्क है इनका फिक्शन में, जो कि इन्हें लिटरेरी फेम इनके लिए लाया। और जो ट्रेन टू पाकिस्तान है वो एक पार्टीशन नोवेल है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था उस पर बेस्ड है ये। So he has portrayed the theme of partition excellently in this novel, and the horror, suspense, and the violence of terror-stricken days of 1947 are dealt with precision. Set in Punjab in the fictional village of Manu Majra, situated on the border of Pakistan, Manu Majra is a microcosm of the communal temper of the country during the days of partition. तो जो खुशवंत सिंह है, ये जो नोवेलिस्ट हैं, इन्होंने जो ये नोवेल दिया ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनका जो थीम था जैसा मैंने बताया वो पार्टीशन पे है। और इस जो नोवेल है इसमें हम लोग देख सकते हैं हॉरर, सस्पेंस और वायलेंस उस 1947 के डेज का। तो ये जो इनका नोवेल है, ये इसकी जो सेटिंग्स हुई थी वो पंजाब में हुई है, एक फिक्शनल विलेज में जिसका नेम था मनु माजरा। और ये जो मनु माजरा है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और ये जो मनु माजरा है ये जो है ये पार्टीशन के टाइम पे जो कंट्री का टेम्पर था उसका माइक्रोकॉस्म है। सो हियर इज जीवी देसानी। जीवी देसानी का बर्थ 1909 में हुआ था और इनका डेथ 2000 में हो गया था। He known as the master of the absurd, wrote all about Hatter, a novel greatly admired and highly praised for being a difficult novel not lending itself easily to interpretation. तो ये जो है एज अ मास्टर ऑफ एब्सर्ड जाने जाते हैं जीवी देसानी, और इन्होंने एक नोवेल लिखी है ऑल अबाउट हैटर। तो ये जो नोवेल है ना, ये ग्रेटली एडमायर और प्रेज किया गया है इसे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नोवेल है और ये किसी को भी जल्दी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी जल्दी समझ में नहीं आएगी। लाइक कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कोई टॉपिक्स होती है समझ नहीं आती एक बार पढ़ने से, तो बिल्कुल सेम हियर यहाँ पे भी वैसा है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसे एक बार में पढ़ के कोई नहीं समझ पाएगा, तो डेट इज़ वाई से यहाँ पे प्रेज किया गया है। नेक्स्ट इज अरुण जोशी। अरुण जोशी का बर्थ हुआ था 1939 में और इनका डेथ हुआ था 1993 में। So he was brought to fame with his first novel, The Foreigner, 1968. तो इनका जो फर्स्ट नोवेल था उसमें ही इन्हें फेम मिल गया था। बट यहाँ पे जैसे होता है ना कि कुछ नोवेलिस्ट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम पे फेम नहीं मिलता, उन्हें कोई भी नोटिस नहीं करता, बाद में जाकर उनके उसी वर्क पे जो है उन्हें फेम मिलता है, या फिर और भी जो दूसरे वर्क्स होते हैं उस पर उन्हें फेम मिलता है। तो इनके साथ ऐसा नहीं था। जैसे कि आर के नारायण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनका फर्स्ट में जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो स्वामी एंड फ्रेंड्स डाला था इंग्लैंड में, तो फिर वो वापस भेज दिया गया था, वो पब्लिश नहीं किया गया था। बट बाद में 1935 में वो पब्लिश हुआ था और वो काफ़ी पसंद आया था सबको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अरुण जोशी के साथ क्या हुआ कि इनकी फर्स्ट नोवेल जो थी वो उसी नोवेल ने इन्हें फेम दिला दिया जिसका नेम था द फॉरेनर, और ये पब्लिश हुई थी 1968 में। सो अरुण जोशी की जो नोवेल है जो कि काफ़ी अच्छी है, विच इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास, और ये पब्लिश हुई थी 1971 में। So he was influenced by the French writer Camus and wrote existentialist novels portraying the aimless existence of men who are indifferent to everybody and everything. So ये जो अरुण जोशी हैं ये काफ़ी फ्रेंच राइटर कैमस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और इन्होंने जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट नोवेल्स लिखे हैं जो कि ह्यूमंस के या मैन के जो है एमलेस एग्जिस्टेंस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि इनडिफरेंट है
सारे लोगों के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो सलमान रशीदी। तो सलमान रश्दी के पहले यहाँ पे एक और नोवेलिस्ट है, कंटेम्प्रेरी नोवेलिस्ट है, विच इज चमन नाहल। चमन नाहल की बात करें तो इनका बर्थ 1927 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2013 में हुई थी। और इन्हें इनका फेम इनकी नोवेल पे मिली थी जो कि थी आज़ादी। और ये आज़ादी जो नोवेल है ये पार्टीशन से डील करती है, तो इसके नेम से ही पता चल रहा है। तो इनकी जो नोवेल है आज़ादी ये पब्लिश हुई थी 1975 में और इस नोवेल ने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है 1977 में। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है और इनका बर्थ 1947 में हुआ था। He is the most important writer of the second half of the 20th century. तो ये 20th century के काफी important writer है। He grew up in the Mumbai, went to Rugby School, Warwickshire, followed by King's College, Cambridge in England. Although a British citizen, most of his novels are set in India. His narrative style has a blending of myth and fantasy with real life. His writing career began with a science fiction grimace that was scarcely noticed because of excessive element of fantasy in it. ओके सो जो सलमान रश्दी हैं ये मुंबई में बड़े हुए और ये वहाँ पे एक स्कूल गए, रग्बी स्कूल, वॉरविकशायर। और फिर बाद में ये कैम्ब्रिज जो है एक कॉलेज है, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और ये जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये ब्रिटिश सिटीजन है और इनकी नोवेल फिर भी जो है मेनली इंडिया में सेट होती थी। मतलब इनकी नोवेल जो भी होती थी ना वो इंडिया के प्लेसेस पे होती थी, से रिलेटेड होती थी। और इनका जो नैरेटिव स्टाइल है ये काफ़ी मतलब मिथ और फैंटेसी से भरा हुआ है रियल लाइफ के साथ। और इनकी जो राइटिंग है, इनका जो करियर है राइटिंग में, वो स्टार्ट हुआ था साइंस फिक्शन के साथ जिसका नेम था ग्रीमस और ये पब्लिश हुई थी 1975 में। बट ये काफ़ी कम नोटिस की गई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसी एलिमेंट का यूज़ किया गया था, दैट इज़ वाई। वेल उन्होंने और भी काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी है लाइक शेम जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी और फिर आई थी नेक्स्ट थी द ग्राउंड बीनीथ हर फीट और ये 1999 में पब्लिश हुई थी जिसमें मिथ और रियलिटी दोनों दिखाई गई थी। So Midnight's Children is his finest novel and is considered his best work and also one that has significantly shaped the course of other Indian writing. In English, the work was awarded the Booker Prize in 1991 followed by the Booker Prize in 1993. So Midnight Children जो है जैसे मैंने बताया कुछ नॉवेल्स के नाम बताए, तो उन सब में से जो मिडनाइट चिल्ड्रन है जो कि 1980 में पब्लिश हुई थी ये उनकी फाइनेस्ट और बेस्ट वर्क माना जाता है, इसे कंसीडर किया गया है। और इसे कहा गया कि इंडियन राइटिंग्स जो है जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो भी इंडियन राइटिंग्स है वो सब जो इंग्लिश में है उससे भी एक तरह का शेप दिया है इस नोवेल ने। और ये वर्क जो है, इनका जो वर्क है, जो नोवेल है, ये बुकर प्राइज से अवॉर्डेड हुआ है 1991 में और फिर बाद में इसे बुकर ऑफ द बुकर प्राइज भी मिला है 1993 में। और इस नोवेल में जो है ना काफी ब्रिलियंटली जो है इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों को ही ब्लेंड किया गया है। ये ब्लेंड है दोनों का, कॉमेडी और ट्रेजेडी का। सो मिडनाइट चिल्ड्रन वाज डिपार्चर from conventional Indian English writing by mixing native Indian languages with English, thus paving the way for Indian English writers to follow his flexible and innovative use of the English language in the next decade. तो मिडनाइट चिल्ड्रन नोवेल आने के बाद क्या हुआ कि जो भी पहले की इंडियन इंग्लिश राइटिंग थी, जो भी वे था, जो भी कन्वेंशन था उसका, वो क्या था कि इंडियन राइटिंग मतलब इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश को दोनों को ही मिक्स कर देते थे। तो मिडनाइट चिल्ड्रन आने के बाद क्या हुआ, इस कन्वेंशन का डिपार्चर हो गया, मीन्स वो खत्म हो गया, धीरे धीरे करके खत्म हुआ। और ये जो है ना एक
तरह का वे था इंडियन इंग्लिश राइटर्स के लिए कि वो अपने फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें उनके आने वाले डिकेड्स में। सो जैसे ही मिडनाइट चिल्ड्रन 1980 में सामने आया, इसका अपीयरेंस हुआ, ये एक तरह का यंग नोवेलिस्ट, एक ग्रुप ऑफ यंग नोवेलिस्ट को इमर्ज किया, क्योंकि वो सब जो थे इसके राइटिंग, मिडनाइट चिल्ड्रन वाले राइटिंग से, जो ये वर्क है, से काफी इन्फ्लुएंस थे और इस वजह से काफी सारे यंग नोवेलिस्ट इमर्ज हुए। फाइन हियर। सो द नेक्स्ट वन इज बोमन देसाई। बोमन देसाई की बात करें तो इनका बर्थ 1950 में हुआ था और ये जो है अपने वर्क्स में, अपने नॉवेल्स में कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं जैसे एक्सपोचुलेटरी टेक्निक और कंटेम्प्रेरी डायलॉग्स, तो अपने नॉवेल्स को इफेक्टिव बनाने में इसे यूज करते हैं। सो इनका जो नॉवल है, हिज नॉवल द मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स, जो कि 1988 में पब्लिश्ड हुई थी, इसकी बात करते हैं तो ये जो है ये टॉटोलॉजिकल है, ठीक है। ये इसकी जो नेचर है वो टॉटोलॉजिकल है और प्रोटोगनिस्ट है इसकी होमी सेरवई, और ये एक पारसी साइंटिस्ट है जो कि बॉम्बे से होते हैं और यहाँ पे ये एक मशीन इन्वेंट करते हैं जो कि ब्रेन को स्कैन करके जो है कुछ अच्छी मेमोरीज को लाते हैं, ठीक है, स्कैन करते हैं। बट मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो कुछ एंसेस्ट्रल और रेशियल मेमोरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। So he encounters as ancestors and relatives, both dead and living. His novels, The Memory of Elephants, अब इनकी कुछ नॉवेल्स है जैसे Memory of Elephants, Asylum, USA, A Woman Madly in Love, ये सारे नॉवेल्स के नेम है। तो ये सब क्या है, इनके पास्ट एक्सपीरियंस के री इनैक्टमेंट है और ये किसी ना किसी तरह से, मतलब ये सब जो है ना, ये सारे नॉवेल्स किसी ना किसी तरह से पारसी कम्युनिटी से डील करते हैं। So our next novelist is Ellen Shelley और इनका बर्थ हुआ था, ये बॉर्न हुए थे 1951 में। So his first novel, The Trotter-Nama, 1988, is the story of 7 generations of an Anglo-Indian family, the Trotters. Shelley portrays the experiences of the Anglo-Indian community of being outsiders both in India and Britain. His novel, The Everest Hotel, a calendar, 1998, brought him international acclaim and he was shortlisted for the Booker Prize in 1998. His second novel, Hero, was published in 1991. So इनका फर्स्ट नोवेल, एलन सेले का फर्स्ट नोवेल था द ट्रॉटर नामा, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी और ये स्टोरी जो है एंग्लो इंडियन फैमिली के 7 जनरेशंस के बारे में है, द ट्रॉटर्स के बारे में है। तो सेले ने यहाँ पे, इट मीन्स जो ये जो नोवेलिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक्सपीरियंस को पोर्ट्रे किया है, जहाँ पे वो एज अ आउटसाइडर खुद को नहीं, मतलब उनके एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें आउटसाइडर्स किया जा रहा है, आउटसाइडर्स कहा जा रहा है इंडिया और ब्रिटेन में, दोनों ही जगहों पे। तो हीज नोवेल्स द एवरेस्ट होटल, अच्छा यहाँ पे इनकी एक और नोवेल है विच इज एवरेस्ट होटल अ कैलेंडर, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1998 में। इन्होंने, इस नोवेल ने इन्हें इंटरनेशनल अक्लेम ब्राउट किया और ये जो है इस चीज के लिए बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए 1998 में और इनकी सेकंड नोवेल आई हीरो, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1991 में। सो हियर इज रोहिंटन मिस्ट्री। सो रोहिंटन मिस्ट्री के बारे में बता दूं मैं कि इनकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट ब्लॉक के लास्ट चैप्टर में, विच इज द स्विमिंग लेसन्स, ऐसा नेम है। So he is the fiction writer. तो ये एक fiction writer है and he was born in Bombay in 1952 and migrated to Canada in 1975 where he began his writing career. So इनका born हुआ था, इनका birth हुआ था 1952 में बॉम्बे में और उसके बाद वो कनाडा चले गए थे 1975 में, जहाँ पे इन्होंने अपने राइटिंग करियर का स्टार्ट किया, बिगेन किया। इनके नॉवेल्स में ये जो है मिडिल क्लास पारसी हाउस होल्ड स्ट्रगल्स के बारे में लिखते हैं, जो कि इंडियन मॉडर्निटी के कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को बता रहा है। इनका जो फर्स्ट नोवेल है सच अ लॉन्ग जर्नी, ये पब्लिश हुई थी 1991 में और ये मुंबई में सेट की गई है। कब की मुंबई में? तो 1971 वाली मुंबई में।
उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का जो टाइम था उस टाइम पे, और ये वो टाइम है जहाँ पे जो सिटी थी वो पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन और इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, होमलेसनेस, इन सब से मतलब बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस थी. So the next novelist is Amitabh Ghosh. So he was born in 1956 in Calcutta and spent his childhood in countries like Bangladesh, India and Sri Lanka. He won the Sahitya Academy Award for his novel The Shadow Lines 1988. The novel skillfully weaves together personal lives and public events in three countries, India, England and Bangladesh. He is immensely popular for his novel The Shadow Lines. So अमिताभ घोष की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 1956 में कलकत्ता में, और इन्होंने अपना चाइल्डहुड बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में स्पेंड किया है. He won the साहित्य अकादमी अवार्ड. इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है द शैडो लाइन्स नोवेल के लिए, और ये जो नोवेल है ये पब्लिश हुई थी 1988 में. और ये जो नोवेल है ये स्किलफुली पर्सनल और पब्लिक इवेंट्स को इन तीनों ही कंट्री के, इंडिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के, इन तीनों कंट्री के पर्सनल लाइफ्स और पब्लिक इवेंट्स को साथ में वेब किया है, स्किलफुली वेब किया है, साथ में लाया है. और ये जो कंट्री की जो बात हो रही है इस नोवेल में, ये कंट्री में 1952 और 1979 को लेके तक जो है, जो वहाँ पे जैसे पर्सनल लाइफ्स और पब्लिक इवेंट्स हुआ करते थे उससे शो किया गया है. याद रखना ये है बिटवीन 1952 टू 1979. ओके. और ये जो है द शैडो लाइन, इस वजह से ये जो नोवेलिस्ट है अमिताभ घोष ये काफी पॉपुलर है. तो जैसे जैसे हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो काफी सारे मेमोरीज अनफोल्ड होते रहती है एक के बाद एक. वेल इनकी और भी काफी सारी नॉवेल्स हैं, जैसे कि द सर्कल ऑफ रीजन जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी, और भी है द ग्लास पैलेस जो 2000 में पब्लिश हुई थी, हंग्री टाइड 2004 में पब्लिश हुई थी, एंड मैनी मोर. So the next novelist is उपमन्यु चटर्जी. तो उपमन्यु चटर्जी का बर्थ पटना में 1959 में हुआ था, और इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के संत स्टीफन कॉलेज से में की, और फिर बाद में इन्होंने सिविल सर्विस में ज्वाइन किया 1983 में. सो इंग्लिश अगस्त करके इनकी जो नोवेल है जो कि पब्लिश हुई थी 1988 में. तो ये जो नोवेल है ये एक यंग सिविल सर्वेंट के बारे में होती है जिसका नेम होता है अगस्त्या, जो कि एक अगस्त नाम से उसे बुलाते हैं. उसके कुछ वेस्टर्न के फ्रेंड होते हैं, वेस्टर्न फ्रेंड्स होते हैं, वेस्टर्नाइज्ड फ्रेंड्स होते हैं, वो इसे अगस्त नाम से बुलाते हैं, जो कि इन्हें कुछ टाइम के लिए मदन भेज दिया जाता है इसे अगस्त्या को. तो ये जो मदन है ना, ये एक बैकवाटर टाउन होता है सेंट्रल इंडिया का, और यहाँ पे अर्बनाइट लिविंग की बात ही मत करो. मतलब जैसे कि मेट्रोपोलिटन सिटी में क्या होता है कि दिल्ली होती है, कलकत्ता है, तो इस तरह का जैसा हम लोग लाइफ स्टाइल होता है दिल्ली और कलकत्ता में, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ पे, बल्कि वो काफ़ी स्मॉल टाउन होता है, और वो काफ़ी आइसोलेशन और एलियनेशन फील एक्सपीरियंस कर रहा होता है, फील कर रहा होता है उस टाइम पे. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो नोवेल है काफ़ी ब्रिलियंटली यहाँ पे एंटरटेन कर रहा है. ये काफ़ी फनी भी है और काफ़ी टचिंग स्टोरी है. अगर उपमन्यु चटर्जी की बात करें तो इनकी और भी कुछ नोवेल्स हैं, जैसे कि द लास्ट बर्डन, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट. तो काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, और इनके जो नोवेल्स होते हैं, जो भी वर्क्स हैं, वो मिडिल क्लास इंडियन की लाइफ से काफ़ी रिलेटेड होते हैं, उसे पोर्ट्रे करते हैं. सो द नेक्स्ट इज विक्रम सेथ. विक्रम सेथ की बात करते हैं तो ही वॉज बोर्न इन 1952 in Calcutta and is proficient in writing prose, poetry
travelers. His other novels include The Golden Gate, जो कि published हुई थी 1986 में, and An Equal Music. His novel Suitable Boy sold over 1 million copies worldwide, bringing him into the public spotlight. The novel is set in the newly independent India in the 1950s, when India was struggling through a time of crisis with communal disharmony, corruption, and perpetual fights between modernity and force of tradition. So विक्रम सेठ का बर्थ हुआ था 1952 में कलकत्ता में, और ये काफ़ी इनके राइटिंग में, जैसे कि प्रोज पोइट्री हो गए, इन सब में वो काफ़ी प्रोफिशिएंट थे, काफ़ी अच्छे थे. हिज अदर नॉवेल्स इंक्लूड द गोल्डन गेट. इनकी कुछ और भी नॉवेल्स है, जैसे द गोल्डन गेट, ये 1986 में पब्लिश हुई थी, और एन इक्वल म्यूजिक, जैसे ये जो है 1999 में पब्लिश हुई थी. हिज नॉवल अ सुटेबल बॉय सोल्ड ओवर 1 मिलियन कॉपीज. इनका एक नॉवल है जिसका नेम है सुटेबल बॉय, उसकी 1 मिलियन कॉपीज जो है पूरे वर्ल्ड में सोल्ड हुई है, और इसी वजह से ये जो है पब्लिक स्पॉटलाइट में इन्हें लाया गया, ये आए हैं. The novel is set in the newly independent India in the 1950s when India was struggling. तो ये जो नोवेल है, ये नए इंडिपेंडेंट जब इंडिया तुरंत उसे आज़ादी मिली थी 1950s के टाइम पे, तो वहाँ पे इसे सेट किया गया. उस टाइम पे से उसका नोवेल दिखाया गया उस टाइम का. तो जब इंडिया, ये वो टाइम है जब इंडिया जो है स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, कम्युनल डिसहार्मनी से, करप्शन से, परपेचुअल फाइट से, जो कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में था. मतलब ये कुछ पुराने ट्रेडिशंस होने चाहिए, कुछ नए मॉडर्निटी आनी चाहिए. तो इस तरह से दो ग्रुप्स डिवाइड हो गई थी, जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी और एक मॉडर्निटी को फॉलो कर रही थी. तो इस तरह से परपेचुअल फाइट हो रही थी इस इट मीन्स ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में. ओके, सो द नेक्स्ट इज अमित चौधरी. सो ये काफ़ी ब्रिलियंट कंटेम्प्रेरी राइटर हैं. इनका बॉर्न हुआ था 1962 में, कलकत्ता में इनका बर्थ हुआ था, और फिर बॉम्बे में आए थे. He has numerous publications apart from writing fiction, poetry and reviews. तो इनके पास इनके numerous publications हैं apart from इनके writing fiction, poetry के अलावा. His novella A Strange and Sublime Address, इनकी एक नोवेला है which is a Strange and Sublime novel Address. ये 1991 में पब्लिश हुई थी, और इसने जो है बेटी ट्रेस्क प्राइज और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जीता 1991 में. वेल, इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं, जैसे कि इनकी एक नोवेल है आफ्टरनून रैक, जो कि पब्लिश हुई थी 1993 में, और उसने जीता था साउदर्न आर्ट लिटरेचर प्राइज और इनकोर अवार्ड फॉर बेस्ट सेकेंड नोवेल ऑफ द ईयर. इनकी एक और नोवेल है फ्रीडम सॉन्ग, जो कि पब्लिश हुई थी 1998 में, जिसने लॉन्ग एंग्लिश टाइम्स बुक प्राइज जीता है 2000 में. Guys, this is the end of this class, and in our next class we will discuss women novelists. And guys, if you like this video, then give thumbs up, share, comment, and the new viewers, kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get the notes and solved assignments, full books in PDF forms, and the notices from IGNOU, and many more. And for now, thanks for watching.